अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और मुझे कहते हैं सोहा अफजल, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। और हैप्पी मंडे सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजरा तुम्हारा वीकेंड? सर ज़बरदस्त, मैंने बहुत काम किए, घर के सारे काम कर लिए मैंने। अच्छा, कोई रह नहीं गया? खुश थी मेरे से, मैंने कहा घर के सारे काम करो बेटा। अच्छा, तो खत्म कर दिए सारे, अब बाकी कोई नहीं बचा? ये कोई काम नहीं बचा। अच्छा, तो हरमीत की तरफ रुख करते हैं, उसने वीकेंड कैसा गुजारा? जरा हरमीत भी को देखे भी ना। मौसम बड़ा अच्छा था, खराब ही हुए होंगे, बाहर मौसम एंजॉय करने गए होंगे। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब एंड सोहा। एज़ यूजुअल हमारा सैटरडे एंड संडे उसी तरह गुजर जाता है सर कामों में। लेकिन ये है कि थोड़ी लेट कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम बहुत जल्दी हमें उठना होता है। नॉर्मली तो हम कोशिश करते हैं कि हम संडे को ना आराम से उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब संडे आता है तो उससे जल्दी, अपने वक्त से भी जल्दी उठना पड़ जाता है, क्योंकि आपको नींद नहीं आती, ये बड़ा मसला होता है। लेकिन मौसम बड़ा खुशगवार है इस्लामाबाद का, बारिशें हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो दर्जा हरारत है उसमें भी काफ़ी कमी है और हवाएं भी चल रही हैं। तो इसलिए अगर आप बाहर निकलते हैं या पार्क्स वगैरह की तरफ जाते हैं तो आप अच्छी तरह एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, कराची के लोग भी इस हवाले से काफ़ी खुश हैं कि उस तरह की बारिश नहीं हो रही, इसने तबाही मचाई थी। रिमझिम जिसे हम फुहार कहते हैं वो हो रही है, तो कराची के लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हरमीत ने तवज्जो दिलाई थी उस तरफ को लास्ट वीक में। अभी भी बात यह है कि बलूचिस्तान बेचारा जो है, बलूचिस्तान बहुत बुरे हाल में है। बहुत बारिशें हो गई ज़्यादा और सैलाब बहुत ज़्यादा इलाकों में फैला हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। वहाँ पे जो मरने वाले हैं उनकी तादाद भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 375 सर। बलूचिस्तान समेत अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो जहाँ जहाँ पर तूग़यानी है, नदी नालों में बारिशें तेज़ हैं। और सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी तो विज़िट किया है बलूचिस्तान के इलाकों का, तो अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे। और अब जो वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है, 8-8 लाख रुपए उन्होंने ऐलान किया है तमाम मरने वाले जो हैं लबाई की, इनको इमदाद के तौर पर दिया जाएगा, इमदाद भी पहुँचाई जाएगी। लेकिन ये जो मौसमियाती तग़य्युर है, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसके मुताबिक पहले से प्लानिंग होनी चाहिए और वो प्लानिंग अब बढ़ के आगे अगले सालों के लिए भी होनी चाहिए। बलूचिस्तान के बारे में कहते हैं पानी ख़त्म हो गया, अब इतना पानी आ गया है जिसकी कोई हद नहीं। अब उसको तो बहरहाल हम चलते हैं आगे। मेरे ख्याल में पहले अपना रन डाउन आज देख लेते हैं, डेली डोज बाद में करेंगे। और फिर हमने आज गुफ्तगू करनी है नून मीम राशिद और सलीम कौसर के हवाले से। नून मीम राशिद का आज जन्मदिन है, आज उनका बर्थडे है, उस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। बड़े शायर हैं नून मीम राशिद, नज़्म के जदीद नज़्म के बानियों में से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले रन डाउन शेयर करते हैं आपसे। टॉप स्टोरीज में सबसे शेयर करेंगे कि इस वक्त बिगड़ती माशी सूरत हाल है, उसको कौन सहारा देगा। और अगर हम PTI की बात करें तो सियासी काफ़ी चैलेंजेस और कानूनी चैलेंजेस का सामना है। अगर हम नून लीग की बात करें जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं और बिगड़ती माशी सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको हम डिटेल में आज के टॉप स्टोरीज में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर आज आलमी दिन मनाया जा रहा है फेफड़ों के कैंसर का, तो इस हवाले से प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, आप इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, दुनिया में कितनी बड़ी तादाद में इस बीमारी से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, डिटेल में हम आपको अपनी टॉप स्टोरीज में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे सर, बरसात के मौसम की अब बात करेंगे। बरसात के मौसम के हम इंजॉय करने के बारे से बात कर लेते हैं और बलूचिस्तान में जो हो रहा है या पूरे मुल्क में तुग़यानी की वजह से जो सूरत हाल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बरसात के मौसम में अपनी स्किन को आपने कैसे रिफ्रेश करना है और कैसे अपने बालों को बचाना है और किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में आपको अच्छी मंडे टिप्स देंगे। इसके अलावा सर आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे ख़वातीन के चेहरे पर और पूरे जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल जो होते हैं उसको उतारने का नया और जदीद तरीका, जो कि पाकिस्तान में तो बहुत पहले आ चुका है सर, लेज़र ट्रीटमेंट, जो कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है लेज़र ट्रीटमेंट का, तो मैं आपसे अपने रिव्यूज़ भी शेयर करूंगी। और इसके अलावा कुछ अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हमारे पास होंगे, तो अगर आप इस चीज़ की जाना चाहते हैं तो कैसे जाना चाहिए हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे सर, स्कर्दू में खुबानी फेस्टिवल हो रहा है सर, मैंगो फेस्टिवल के बाद खुबानी फेस्टिवल, ये अटेंड करना चाहिए था लेकिन ये बहुत दूर है, यानी स्कर्दू में है, तो आपको इस हवाले से बताएंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी इक़साम की खुसूसी खुबानियाँ अवेलेबल है। इसके अलावा सर पॉप म्यूज़िक के दौर में रुबाब की धुनों में सर जीने वाले एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम हारिस है, उनसे आपका तारुफ कराएंगे और उनसे करेंगे हम बातचीत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आगे बढ़ते हैं, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था उसको पहले सबसे डिस्कस कर लेते हैं, नून मीम राशिद। ठीक है, असद नदीम सैयद मारूफ दानिश्वर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के पहले बात करते हैं नून मीम राशिद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम असद साहब।
अस्सलाम, क्या हाल है रऊफ भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए ना, नून मीम राशिद, मावरा, लामुसावी इंसान, ईरान में अजनबी, गुमा का मुमकिन, मजमूए उनके, बड़ी शायरी। और मैं देख रहा था कि हसन कूदागर को जितना भी याद करें उतना कम है। और फिर अंधा कबाड़ी मुझे याद आ रही है उनकी। तो नज़्म के बड़े आदमी हैं, इस हवाले से फरमाइए, मतलब क्या मुनफरद चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको कहा जाता है कि अपनी नौयत के वो शायद अपनी जो जॉनरा है उसमें सबसे बड़े शायर हैं? इसमें कोई शक नहीं, आपने जैसे कह भी दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बाद उर्दू नज़्म को जो शायर नसीब हुआ, वो एक लिहाज से अल्लामा इकबाल की जो लफ्जियात हैं उसके अंदर से एक और तरह का लहजा और एक और तरह का तर्ज एहसास हमें नून मीम राशिद ने मुतारिफ कराया, जो फारसी और उर्दू और अरबी तीनों ज़बानों के सिंथेसिस में एक ऐसी पुकार है, एक ऐसी आवाज़ है कि जिसने उर्दू नज़्म को बहुत सी जेहतें दे दी। खास तौर पर बड़ी अहम जेहत यह है कि आज उनका कलाम मानी दे रहा है आलमी सूरत हाल में। जब उन्होंने तेल के सौदागर लिखी, आज उसको दोबारा पढ़े। फिर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट आबाद हो रहा था उसको किस तरह वो देख रहे थे, और फिर आलमी सरमायाकारी निज़ाम को, सरमायादारी निज़ाम को जिस तरीके से वो देख रहे थे, आज वो आप उसको देख सकते हैं उनकी नज़्मों के तनाजुर में। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल थॉट के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने जो सिंटेक्स यूज किया था वो बिल्कुल एक साहिराना और एक जादूगरी का था कि जब वो पढ़ते थे जिस लहन में मैंने उनको सामने बैठ के सुना है, पूरी लामुसावी इंसान, तो मैं समझता हूं कि जैसे वो अपना मतलब दिल में उतारते थे तो वो मतलब आज ऊपर आ चुका हुआ है। तो अगर हम इस तनाजुर में चाहे हसन कुल्लाकर को देखें, चाहे किसी भी नज़्म को देखें, तो वो आपको लगेगा कि उनकी नजर कितनी वसी थी और वो किस हद तक दुनिया को देख रहे थे और उसके ताने बाने को महसूस कर रहे थे। मेरी उनके बेटे शहरयार से बड़ी दोस्ती थी, तो बड़ी बातें होती थी। फिर उनके दामाद फारूक हसन से भी बड़ी दोस्ती थी। फिर साकी फारूकी ने मुझे याद है कि लंदन उनके घर जब मैं गया तो उन्होंने लामसावी इंसान का मुसवदा जो हाथ का लिखा हुआ था 6 आने की कॉपी के ऊपर, वो इस वक्त मैं लेके आया, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की आर्काइव्स में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन नज़मों को उन्होंने तराश खराश भी किया और कैसे ये उतरी उनके ऊपर। तो बहरहाल नून मीम राशिद को कम समझा गया है, लिखा गया है उनके ऊपर बहुत, लेकिन समझा कम गया है। क्यों? कि मुदर्रिसाना तनकीद ने उनके ऊपर सिर्फ लिसानियात का पर्दा रख दिया, उसके मतून को देखा नहीं गया, उसके मतन में नहीं झांका गया कि इन लफ्जों का या इस मेटाफर का दर हकीकत मतलब क्या था। तो आज फिर री इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि आज का आलमी निज़ाम जिस तरह से जंग अजीमों के बाद, कोल्ड वॉर के बाद जिस शक्ल में आ रहा है, उस शक्ल को वो दिखा चुका है भाई, वो बहुत पहले दिखा चुका है। सो मेरा ये है कि आपने उनको याद किया, ये बड़ी अच्छी बात है। और याद क्या करना, राशिद तो मौजूद है, राशिद तो हमारी एक सदी में था, तो अगली सदी में ट्रांसफर हुआ है, अगली सदी में भी उसको डिकोड किया जाना चाहिए, अभी वो नहीं हुआ पूरा डिकोड। तो मैं समझता हूँ कि राशिद की सिर्फ लिसानियात अहम नहीं है, सिर्फ जदीद नज़्म का सांचा अहम नहीं है, उसका पैगाम अहम है, उसकी बात अहम है, तजर्बा अहम है कि जिसने उसको पूरी दुनिया में वो बेचैन फिरा। अजीब शायर है कि वो बेचैन फिरा, ईरान से लेकर तो इंग्लैंड तक और अमेरिका तक और कहां कहां तक। तो जो कुछ उसने देखा वो बहुत कमाल है, और उसको जिस तरह स्टडी किया, तो मैं ये समझता हूं कि शायरी कोई भी वो पोजीशन लेती है, और उसने उस वक्त भी ली, और वो जो पोजीशन ली उसने, वो आज हमें समझ आ रही है कि क्या क्या शाखसाने हैं तीसरी दुनिया को दबाने के लिए, क्या क्या शाखसाने उस वक्त आ रहे थे और अब वो किस शक्ल में है। तो हम अपने हालात को उनके आईने में देख सकते हैं, राशिद के आईने में। तो मैं ये समझता हूँ
कि आज राशिद की सालगिरह है, तो ये देखना चाहिए कि पॉपुलर पोएट्री एक और चीज होती है और इंटेलेक्चुअल पोएट्री एक और चीज होती है। तो इंटेलेक्चुअल पोएट्री का जमाना कब आएगा? और ये भाई आना चाहिए, चाहे वो पीछे से हम टी.एस. इलियट को ट्रेस करें या किसी को भी ट्रेस करें, रेनेसां को ट्रेस करें, तो राशिद तो उन्हीं में से निकला है। 1960 की उसका बहुत बड़ा साल है उसके कैरियर का या तख्लीक का। तो ये देखना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर जो इंटेलेक्चुअल पोएट्री थी उसने हमारी उर्दू को क्या दिया? तो उर्दू को राशिद दिया, ठीक है। और राशिद की फिर आगे एक्सटेंशन है, यानी हम तक आती हैं, मेरे तक, मुझसे आगे तक आती हैं, क्योंकि एक पूरी नस्ल उससे मुतासिर रही और उसने सिर्फ मुतासिर नहीं रही, उसने उसके काम को समझा और फिर नए से नए तरीकों से दुनिया को देखने की एक कोशिश की। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने आज उनको याद किया। असर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ी आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। राशिद के बारे में किस तरह से मतलब नई नज़्म के बानियों में से वो हैं, नई नज़्म को लेके किस तरह से चले हैं और जो असरात उनके पड़े हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। हम चलते हैं आगे। आज सलीम कौसर की भी सालगिरह है। सलीम कौसर मुनफरद अंदाज का वो भी शायर है और उसको भी हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोच था कोई और है, मशहूर उनकी है, मशहूर गज़ल है उनकी, तो उनके बारे में भी हम मौका मिला तो बात करेंगे। लेकिन अब चलते हैं सर अपनी स्टोरीज़ की तरफ, लेकिन हम डेली डोज को अगर थोड़ा सा टच कर लें, क्योंकि टाइम आज हमारे पास कम था। शुरू में हमने कोशिश ये की है कि हम दरअसल ये बर्थडेज़ वाला सेक्शन जो है इसको हम ज़रा हाईलाइटेड करें। हमने आप लोगों से साथ शेयर किया, डिटेल में आपने एंजॉय किया होगा। डेली डोज को हम जल्दी से आपको बता देते हैं ताकि आपको कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी बताई जा सके। पहली स्टोरी सर बड़ी इंस्पायरिंग है। बच्चा है और सर वो इतर फ़रोख्त करता है सिर्फ अपनी तालीमी अखराजात उठाने के लिए। फैसलाबाद का रिहायशी है, खुदाबख्श इसका नाम है। और हम अपने इर्द गिर्द खासतौर पर लाहौर में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत रहा है, ये बरकत मार्केट और XYZ लोकेशंस पर छोटे छोटे बच्चे सर एजुकेटेड भी हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, काम भी करते हैं, लेकिन आपको पता है साथ साथ वो अपने तालीमी अखराजात उठाने के लिए ख़ुद से ये जो भी आपकी टैक्टिक्स होते हैं रोज़ी कमाने के, सर ये इतर की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं जो कि रीफिल करके उसे सेल करता है। ठीक है, ये खुदाबख्श जो है ये नाबीना है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये देख नहीं सकता, बसारत से महरूम है, लेकिन उसके बावजूद उसने माजूरी अपने आड़े नहीं आने दी। दिन के वक्त में ये अपनी तालीम मुकम्मल करता है और शाम में ये इतर फरोश करता है। जिस तरह से मतलब वो बताया, वो कहता है कि माँ बाप मेरे खेती बाड़ी करते हैं, गरीब हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर बोझ बने, मेरी तालीम का जो है वो अखराजात ना उठा सकें। तो बहुत ज़बरदस्त बात है, तालीम मुकम्मल करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। और सर हमारे पास तो मुकम्मल इंसान होने के बावजूद भी अगर राइट लेफ्ट अपने एग्जांपल्स देखें तो हम एक मुकम्मल, अल्लाह पाक ने दोनों हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, सोच समझ हर चीज़, उसके बावजूद भी हमारे यंगस्टर्स के पास हरमीत बड़े लेम एक्सक्यूज़ होते हैं कि भी हम ये नहीं कर सकते, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और यहाँ पर नाबीना है और तालीम भी हासिल कर रहे हैं और फिर इतर फ़रोख्त करते हैं और इसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद देखते हैं और फिर लोगों को भी खुद इस चीज़ पर कन्विंस करते हैं कि भी आप काम करें अपना, ये ज़रूरी है। वैसे भी जब आप इस हालत में हो और इस किस्म के हालात से आप गुजर रहे हो और आप जिम्मेदारी ले लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें इन हालात में, तो मैं समझता हूँ आगे जाके वो जो ख्वाब है, वो जो मंजिल आप पाना चाहते हैं, वो ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं, उस मंजिल तक भी रसाई हो जाती है। बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमारे सामने, और ये भी बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरे ख्याल में जितनी भी इनको दाद दी जाए कम है, और इसी तरह अगर वो लगे रहे, लगन और मेहनत के साथ काम करते जाए तो मंजिल दूर नहीं होती है। और एक और लाइव एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं सर। ये वो सारी स्टोरीज जो कि सोशल मीडिया पे हमारे व्यूवर्स देखते हैं, लेकिन इनको डिटेल में इनको बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको सिर्फ एक पिक्चर पता होती है, उस पिक्चर का बैकग्राउंड हम डिटेल में आपको बताते हैं। आजकल आपने एक सोशल ट्वीट और आपने एक पोस्ट इंस्टाग्राम की या फेसबुक की देखी होगी, एक राइडर है सिर्फ फीमेल राइडर, आप फूड पांडा की XYZ, मीरब उसका नाम है। आप देखते हैं हमेशा मेल्स को, और हम देखते हैं बहुत उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक खातून राइडर है जो कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की सर स्टूडेंट भी हैं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो है वो करती हैं और उसकी डिग्री हासिल कर रही हैं। लेकिन चूँकि वो समझती है, ये वो पोस्ट है जो कि आपने काफ़ी वायरल देखी होगी ऑन सोशल मीडिया। फ़िज़ा नामी ये खातून है, लाहौर की रिहायशी है, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया ये KFC से, और फ़ोन उठाया तो जनाब आगे से खातून कहती है मैं आपकी राइडर हूँ।
बताएं कहाँ आना है, मैं आपकी राइडर हूँ, बताएं कहाँ आना है। वो तो बड़ा हैरान हुई इस बात पे। फिजा ने कहा चले जी मैं गेट पे जाती हूँ। गेट पे खड़े होकर 10 मिनट मीरब से काफ़ी सारी बातें हुई, तो मीरब ने ये सारी स्टोरी उनसे शेयर की और फिर मीरब ने ये पोस्ट शेयर की और ये पोस्ट हो गई वायरल। और ये अप्रिसिएशन एक सेगमेंट है हमारी तरफ से मीरब के लिए, राइट सर? बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये भी। मतलब इस तरीके से नौजवान जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के अखराजात उठा रहे हैं और मीरब के तो गोल बहुत बड़े हैं। वो जैसे वो आप कह रही हो कि वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, स्कूल में दाखिला भी है उसका, अंडर ग्रेजुएशन कर रही है इस वक्त, और उसके साथ साथ वो फिर राइडर के तौर पे। और वो सब एक मुश्किल जॉब है अगर देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद एक हिम्मत है, फिर भी एक लगन है काम करने की। और ज़ाहिर बात है राइडिंग करना, फिर ख़वातीन के लिए फिर डिलीवरी का काम करना। मेरी एक मुलाकात इधर एक खातून से रावलपिंडी में भी हुई थी, उसकी भी उम्र इतनी है और वो भी साथ साथ एजुकेशन और साथ साथ में जो है फूड पांडा के ज़रिए डिलीवरी का काम करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ज़िम्मेदारी लेना और फिर इस किस्म का काम कि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बातें सुनने भी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डटे रहते हैं। अपने कहते हैं भाई मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल रोशन करना है, तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और हरमीत तो दूसरी बात ये भी है बड़ी अहम जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें एक हाईलाइट ये भी है एक तो वो चले खातून है, दूसरा बाइक राइड करना, तीसरा फिर रात के टाइम करना, बिकॉज हम नॉर्मली इसको सेफ नहीं समझते। तो वो ज़्यादातर रात में ये डिलीवरीज करती है और सिर्फ दिन में वो अपनी स्टडीज़ करती है। और जनाब भी मीरब ये भी कहती है कि मैंने अपना फैशन डिज़ाइनर ब्रांड भी लॉन्च करना है इंशाल्लाह जल्दी। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड मीरब आपके लिए। मीरब को मतलब वो मैं पढ़ रहा था उसके बारे में कि मीरब को जब लड़कियां रोकती हैं तो उससे बाइक राइडिंग के बारे में पूछती हैं ज़रा सवाल। इसका मतलब सब करना चाहते हैं, लड़कियां करनी चाहती हैं। और बहुत सी लड़कियां जो है वो इंस्पायर होती हैं और वो उससे सिखाया भी है काफ़ी लोगों को। तो मतलब बाइक कैसे चलाई जाती है उसको देख के जो इंस्पिरेशन हुई है और कई लड़कियां आएंगी। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हरमीत बात कर रहे थे कि बड़ी बात यह है कि रात के पहर में मतलब काम करना एक लड़की के लिए करना और ज़रा हिम्मत की बात है। मतलब यह है कि उसको कुछ छेड़े ना, तंग ना करे। तो अगर लोग नहीं करे तो माशरा भी बेहतर मतलब सूरत हाल से दो चार है। मतलब ये कि उसके बारे में भी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। और सर अब तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, अब बाइक्स की बजाय हरमीत स्कूटीज़ भी आ गई हैं, फीमेल स्कूटीज़ हैं और बड़ी प्यारी लगती है, पिंक से कलर की, वो बहुत आसान है ख़वातीन के लिए, आसान हो गया और चलाना भी आसान हो गया। हाँ लेकिन सर ये मसला अभी भी है, पता नहीं आपने और यकीन माने सोहा, मैं तो इधर देखता हूँ ये जो बसों में यहाँ पे खार खजर जो होती थी ख़वातीन और बहुत सारी चीज़ों का सामना भी होता था। लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मैं देख रहा हूँ, लाहौर में आया हूँ तो लाहौर में मैंने देखा है कि 1 to 5 तक कई लड़के चला रही हैं। तो यहाँ पे स्कूटी जो है वो रुझान बहुत बढ़ गया है इस्लामाबाद में और ज़्यादातर ख़वातीन जो उसमें जाती हैं। तो हमें खुशी होती है कि भाई इसी तरह लगे रहो, आप अपनी मर्जी से जहाँ जाना है, जो सवारी आप आराम से जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप पहुँच भी जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हरमीत आपको, अब्दुल सब आपको, या मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो हम जैसे खासतौर पर जो घर के मर्द या इर्द गिर्द मास्टर के, वर्क सर्कल के, सोशल सर्कल के, आज भी सर मैंने नोटिस किया कि कहीं से कोई खातून वो चाहे 1 to 5 पे गुजरे, आम बाइक पे गुजरे, स्कूटी पे गुजरे, हम रुक कर एक दफ़ा उसे देखते ज़रूर है। मतलब हमें नोटिस करना वो है ना, मतलब आज भी एक चीज़ अनयूजुअल समझी जाती है। तो ट्राई टू फील कंफर्टेबल, खुद भी कंफर्टेबल फील करें, जनाब उन्हें भी कंफर्टेबल फील कराएं ताकि वो आपके साथ आसानी से काम कर सकें, वरना आप लोग को ही छोड़ने जाना पड़ना होता गाड़ी पे, बाइक्स पे। तो ये अच्छी बात है जी। आगे बढ़ते हैं सर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, हिटलर की घड़ी सोने की घड़ी है सर। एडोल्फ हिटलर की घड़ी सोने की घड़ी कितने में फरोख्त हुई है सर? हाँ, ये फरोख्त हुई है $11 लाख में। ओए उस पर सर तीन चीजें तारीखी हैसियत है उसकी। सर वो घड़ी तो शायद इतनी मतलब वो बात ना हो। वो घड़ी जो है एडोल्फ हिटलर की, उसके ऊपर स्वास्थ्य बना हुआ है और उसके ऊपर हिटलर की डेट ऑफ बर्थ, जब वो चांसलर बने, जर्मन चांसलर बने, हाँ जर्मन चांसलर बना है, उस वक्त की बात। और उसके बाद नाजी पार्टी ने जब उनका सर विन किया था, उनके जो इलेक्शंस हुए थे ना, हाँ। वो 1933 में जब ये हिटलर ने नाजी पार्टी के इलेक्शंस विन किए थे सर, ये भी मेंशन है उसके ऊपर। तो ये तारीख़ी एतबार से बड़ी प्रोडक्टिव है। और सर ये जो घड़ी है वो ली किसने, मुझे ये मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब ये भी किया गया है कि जब फ्रांस 1945 में हिटलर घर हमला करने के लिए गए थे, फ्रांस के जो फ़ौजी हैं सर, उन्होंने ये तारीख़ी एतबार से ही यही सोच कर कि इसको यादगार के तौर पर ले जाते हैं, वो फ़ौजी ले गए थे। और मतलब ये है कि इसके बारे में कौन से साहब ने ख़रीदी उनका नाम मालूम नहीं है अभी। वो उन्होंने कहा मैं गुमनाम ही रहना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो मतलब यह है कि उसके साथ कोई ऐसी खामखा नफ़रत अंगेज़ कोई बात ना आ जाए। हिटलर को नफ़रत की अलामत समझा जाता है, जिस तरह से यूरोप में उसने यहूदियों का
कत्ले आम किया। अच्छा मैं एक बात बताऊं कि मैं जब जर्मनी गया ना तो वो मैं हिटलर का जो महल था जहाँ पे वो अपनी मीटिंग्स किया करता था वहाँ भी गया। उसके सामने खुला मैदान है। ओके। अच्छा उस खुले मैदान में एक ऐसा आप कह लो एक जगह बनी हुई है जहाँ पे उसके पैरों के निशान अभी तक मतलब वो उन्होंने वो उसको महफूज किया हुआ है। तो वहाँ पे खड़ा होके वो तकरीर किया करता था। तो मैं सोच रहा था कि क्या स्टाइल होगा उसका जो उसने इतने लोगों को इंस्पायर कर दिया। और यानी गुड का स्टाइल होता है ना, इवल का भी स्टाइल होता है। यस बिल्कुल सर। तो आप अपनी थॉट से किसी को कन्विंस कर रहे हैं वो नेगेटिव के लिए या पॉजिटिव के लिए, और वो जो ह्यूज क्राउड आप इमेजिन करने के लिए मुझे कह रहे हैं ही स्टैंडिंग ओवर देयर, जहाँ पर आपने कहा कि वो निशान है और आगे क्राउड, और वो क्राउड आपकी बात सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको सोचने के लिए वहाँ पे मौजूद हो। हाँ। लेकिन सर ये अलेक्जेंडर हिस्टोरिकल ऑक्शंस है जिन्होंने ये ऑक्शन किए, काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की कि आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ऑक्शन किए हिस्टोरिकल अलेक्जेंडर हिस्टोरिकल जो भी ऑक्शन कंपनी है, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भी तारीख को सेव करना ही है। हम चाहते हैं कि लोगों के घरों में सही लेकिन तारीख सेफ होनी चाहिए। लेकिन सर ये भी फ़ैन ही लगते हैं मुझे जिन्होंने ख़रीदा है। फ़ैन हो गए या नवाजरात इकट्ठे करने के नवाजरात कलेक्टर भी तो होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो उससे मुझे एक याद भी आ रहा है कि वो लोग जो फिल्म देखने के शौकीन है, फिल्म की बात आए तो मैं मतलब ज़रूर बात करें सर। विलियम वायलर की फिल्म है द कलेक्टर। ओके। तो जो लोग मतलब बहुत आला फिल्म देखना चाहते हो ना, वो इसको ज़रूर देखें। एक तितलियां जमा करने का शौकीन है लेकिन साथ में वो लड़कियों को भी किडनैप कर लेता है। सर तितलियां लड़कियां क्या होती कहानी हैं। है, क्या कहानी है, क्या प्रेजेंटेशन है, ज़बरदस्त किस्म की। द कलेक्टर के नाम से इसको जरूर देखें। सर आपने अपना रिव्यू दे दिया, हरमीत अब आपने देखना है, फिर आप मुझे रिव्यू देंगे, फिर एंड पे मैं देखूंगी, ठीक है। ये तितलियां जो इकट्ठी करना उसके बाद खवातीन को किडनैप करना है, ज़रा मैच हो नहीं रहा। लेकिन अगर आपने कहा सर कि दी बेस्ट और ज़बरदस्त अगर मूवी आप देखना चाहते हैं तो आप भी व्यूवर्स आप भी ज़रा इसको देख के फिर आपसे भी हम रिव्यूज़ लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अपने डेली डोज की चौथी खबर शामिल करते हैं। वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। आज डेली डोज इज़ फुल ऑफ इंस्पिरेशंस, फुल ऑफ आर्ट, फुल ऑफ आर्टिस्ट। ये एक नौजवान है जनाब, ये दरख्त के जो पत्ते होते हैं सर उन पर आर्ट करते हैं। अच्छा कमाल है। आपको दिखाते भी है अभी ये आर्ट करता है और सबको आर्ट करके हैरान कर दिए, क्योंकि ये पत्तों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा नाजुक भी होते हैं सर। फौरी तौर पर आप इनको इस पर कुछ ये देखें, ये हम दिखा भी रहे हैं आपको। शी इज़ अ मदर, उनसे छोटा सा किड है और पत्तों पे ये आर्ट करता है और बड़ी मुनफरद किस्म की आर्ट करता है। आर्ट भी कोई नॉर्मल नहीं कर रहा, बहुत तेज़धार कोई चीज़ है जिससे ये फिर उसके जो आर्ट के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो उतार देता है और ये तस्वीरें शबीहें इस तरह से उभर के सामने आ जाती हैं। सर ये ख़ास किस्म का पत्ता है, मतलब एक थोड़ा वाइल्ड है, मतलब थोड़ा आप देखें तो इसका साइज़ भी कंपैरेटिवली दूसरे पत्तों से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप कुछ भी कहें, कोई भी किस्म का आर्ट मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो उसने अभी तक मदर और छोटा सा किड बनाया है, उसके अलावा अभी एक बर्ड बनाया है। सो आर्ट तो आर्ट है बॉस, बहुत कमाल है भाई, कमाल है भाई। हाँ सर, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बड़ा मुश्किल है। पत्ता तो वैसे भी अगर आप हाथ में नाखून के साथ भी हल्का वो कट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। उसमें चीज़ें बना, वो एक नई तख्लीक करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन वो जिस तरह वो बच्चे और माँ की फिर तस्वीर, फिर बाप और बच्चे की और फिर एक परिंदे की, तो ये बड़ा कमाल के। और पत्ता भी बड़ा मुनफरद किस्म का है अगर आप देखें तो। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब आप पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, इसके सारे आर्ट में डिपिक्शन मदर और बच्चे की है। वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने नोटिस किया। हाँ मतलब उसने ज़्यादातर कुदरत के ज़्यादा करीब लेके जा रहा है। हाँ ये देखिए, और सारा कमाल ये है कि वो काटता इस तरीके से है पत्ते को कि वो एक पेंटिंग सी बन जाती है। बहुत कमाल तरीके से काटना है, इंतहाई नफीस। और देखिए नफासत नजर आ रही है। तो देखिए आप आर्ट करते हो और इतना सेंसिटिव आर्ट, इसको आप सेंसिटिव आर्ट करें तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। सी अगेन एक मदर है और वो अपनी बेटी को इन्हें एक बुके दे रही है। और अच्छा सर देखिए उनने इस तरह से, अच्छा पत्तों के अंदर जो बारीक बारीक लाइंस है ना, इनको उसके तने कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं सर। वो उसको भी नहीं तोड़ता, ये देखें उसको भी नहीं तोड़ता। वो ऐसे के ऐसे सिर्फ पत्ते के अंदर जो उसका बेसिक स्टफ है उसको रिमूव करके ये बड़ा ज़बरदस्त आर्ट बनाया है। सो आपको हमारी तरफ से भी वेरी अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। अच्छा आर्ट। चलते हैं ब्रेक की तरफ मेरे ख्याल में। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक आते हैं, आप सुबह उठे अपने दिन का आगाज़ करें। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
अस्सलाम वालेकुम। आम आदमी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो परेशान है बहुत ज़्यादा अपनी मुआशी सूरत हाल को देखते हुए, लेकिन और ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि उसकी समझ में नहीं आता कि इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए। यानी हुकूमत जो है वो इसको कह रही है, मिफ्ता इस्माइल का भी कल बयान था कि इस वक्त जिस इकनॉमिक मैस के अंदर हम हैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पे आयद होती है। और आज जिस वक्त वो असद उमर टाइप के लोगों के बयानात पढ़ता है जो कहते हैं कि कितनी बर्बादी और करनी है जितनी बर्बादी 3.5-4 महीने में इस हुकूमत ने कर दी है, तो बड़ी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? क्या बतदरीज देखा जाए तो हमने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो हमें ख़राबी की तरफ ले जाती रहें? कुछ इस सवाल से बात करेंगे, कुछ इसका हल भी देखेंगे। फ़ारूक सलीम साहब मारूफ मारे मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक जी। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो यही फरमाइए, ये जो बयानात हैं आम आदमी तो मुझ समेत बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, कौन है इस सारे का ज़िम्मेदार? मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो हुकूमत है जो मिफ्ता इस्माइल हैं वो कह रहे हैं कि जिस मैस में हम हैं ये सारे का सारा पिछले दौरे हुकूमत में हुआ है 3.5-4 साल में। अब इनको भी 4 माह होने को आ रहे हैं और जो शौकत तरीन हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इनकी पॉलिसीज़ की वजह से सारी गड़बड़ हुई है। तो आप क्या समझते हैं? देखिए रऊफ साहब, एक बुनियादी मामला ये है कि 3 या 4 महीने में किसी भी मुल्क की मईशत को ना तो मुकम्मल तौर पे तबाह किया जा सकता है और ना ही एक तबाहशुदा जो मईशत है उसको मुकम्मल तौर पे सीधी सिमत पे चलाया जा सकता है। ये 3-4 महीने की बात नहीं होती। दूसरी बात रऊफ साहब, मैं ये सोचता हूँ कि जिस डायरेक्शन में इस वक्त हमारी मईशत निकल चुकी है इसकी मंजिल जो है वो माशी खुदकशी है। आप और मैं यहाँ बैठे ये सोचते रहे कि किसकी जिम्मेदारी थी, पिछले 4 साल में किसने क्या किया, पिछले 4 महीनों में किसने क्या किया, पिछले 15 सालों में किसने क्या किया। इस वक्त फोकस ये होना चाहिए कि हमने मुल्क की मईशत को बचाना किस तरीके से। हम करीब पहुंच रहे हैं उस हालत में जो अभी पिछले कुछ महीनों में हमने श्रीलंका में देखी। देखिए, अगर श्रीलंका से हम किसी किस्म का कोई सबक सीखना चाहते हैं तो 2 चीजें बड़ी वादे तौर पे उभर के सामने आई हैं श्रीलंका में। पहला तो ये कि माली बद इंतजामी और लंबे अरसे की माली बद इंतजामिया पिछले 15-20 सालों से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट श्रीलंका में चल रही थी। अब उसमें आप जमा कर दें सियासी अफरा तफरी, तो ये 2 अनासर जो हैं, एक माली बद इंतजामिया और सियासी अफरा तफरी, इन दोनों को अगर आप जमा कर दें तो नतीजा निकलता है श्रीलंका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस हवाले से देखिए फ़ारूक, तो मतलब यह है कि ये जो माली बद इंतज़ामी हमें भी नज़र आ रही है काफ़ी अरसे से, और सियासी अदम इस्तेहकाम ये भी नज़र आ रहा है हमें अपने मुल्क के अंदर। तो फिर क्या किया जाए? मतलब यह है कि किस तरीके से इससे निकला जाए मैस में से? जी, असल फोकस इसी पे होना चाहिए कि अब ये बहस ना करें कि गलती किसकी थी, जिम्मेदारी किसकी थी, बल्कि हमने अब इस मैस से और ये जो सिमत है जिसको मैंने कहा कि हम माशी खुदकशी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस सिमत को कैसे बदलना है। अब बहुत बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि हमारे यहाँ इस वक्त कौन सा ऐसा इदारा है जो हमारी सिमत बदलेगा। क्या पार्लियामेंट जो है वो काम कर रही है हमारी माशी सिमत बदल दे? क्या काबीना जो है वो इस काबिल है? क्या वो कोशिश कर रही है? क्या वो बदल पाएगी? क्या उसके पास सियासत के अलावा भी कोई टाइम बचता है? क्या ये अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी माशी सिमत बदले? अफवाज पाकिस्तान हमें बता रहे हैं कि फौज तो हो गई है न्यूट्रल। तो मेरे ज़हन में बहुत बड़ा सवाल जो पैदा होता है कि कौन सा ऐसा इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो हमारी माशी सिमत बदलेगा। तो उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है इस वक्त, जो मुझे और ज्यादा खौफजदा कर। अच्छा जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह स्टेट बैंक की जानब से जो मौक़िफ़ आया है कि रुपए की जो कदर है उसमें अभी वो मुस्तहकम हो जाएगा रुपया, और इसके साथ साथ ये जो मसाइल इस वक्त हम देख रहे हैं माशी तौर पर जो मसाइल हैं ये अर्जी हैं और बहुत जल्द ये ठीक हो जाएंगे। एक अच्छी वो जो बयान है, चलो खुश होने के लिए ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि अगर IMF से हमें इमदाद जो मिलनी है अगर वो मिल जाए तो क्या आपको लगता है कि डॉलर जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है इसकी कीमत, तो क्या इसमें कमी हो सकती है फिर?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा हमें जो माशी इशारे हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक का आपने जिक्र किया है कि रुपया बहुत तेज़ी से गिर रहा है। हम तफरीक कर लें बीमारी और बीमारी की अलामत के दरमियान। रुपया गिर रहा है, ये बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी की अलामत है। और बीमारी इस वक्त जो है वो सियासी अफरा तफरी है। माशी पॉलिसीज़ के नतीजे में इस वक्त ये माशी इशारे हमारे सामने नहीं आ रहे। ये हमारी सियासी गैर यकीनी की फ़ज़ा, सियासी इंतशार, सियासी अफरा तफरी, उसके नतीजे में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब मेरे दिल में किसी किस्म का कोई शक नहीं कि वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होंगे कि वो इन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढें और हल आवाम के सामने लेके आएं। लेकिन ये सियासी सवालात हैं। क्या सियासी अफरा तफरी कम होने वाली है? अब पंजाब में आ गई है हुकूमत अपोजिशन के पास, क्या वो हमारे विफाक को जीने देगी? क्या इनमें आपस में जो सियासी लड़ाई है वो मजीद बढ़ जाएगी? देखिए, एक तो ये सब कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारी सोसाइटी इस वक्त बड़ी एक्सट्रीमली पोलराइज्ड। सियासतदान जो हैं वो अपने सियासी मसाइल जो हैं वो सियासत के थ्रू हल नहीं कर पा रहे। वो अदालतों के पास चले जाते हैं। जब अदालतें सियासी जो डिस्प्यूट्स हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, उनके ऊपर फैसला करती हैं, तो फिर वो खुद से जो है वो तनकीद का निशाना बन जाती हैं। अगर वो एक पार्टी के हक में फैसला करें तो दूसरी पार्टी उनके खिलाफ उठाती है। अगर दूसरी पार्टी के हक में फैसला हो तो पहली वाली पार्टी खिलाफ हो जाती है। तो यहाँ पे हम वो जिसको कहते हैं इदारा जाती तबाही की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से एतमाद ख़त्म कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर से एतमाद ख़त्म कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी साथ ही हो रहा है। तो आप सोचिए कि पोलराइज्ड सोसाइटी है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हो चुका है। यानी कि सियासतदान आपस में अपने सियासी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सियासत के थ्रू हल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और इनको हल करना इतना आसान नहीं है। अच्छा फ़ारूक, ये बताइए कि खुद हुकूमत कितना ज़्यादा प्रेशराइज्ड है? मतलब आप ये देखिए कि ताजरों के ऊपर टैक्स लगता है और फिर उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, ताजर कहते हैं जी हम टैक्स नहीं देने वाले, तो मरियम नवाज़ जो हैं वो आगे आती हैं और वो कहती हैं कि मैं मिफ्ता इस्माइल से दरख्वास्त करती हूँ कि वो ताजरों के ऊपर लगा हुआ टैक्स वापस ले लें, बिजली के बिल वो कहते हैं हम अदा नहीं करेंगे। ये इस तरह के फैक्टर कितना ज़रा कंट्रीब्यूट करते हैं कि जब हुकूमत खुद और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर प्रेशराइज हो जाए कि वो कहे कि एक बड़ा तबका जो है वो नाराज़ ना हो जाए कहीं हमसे। जी डॉक्टर साहब, दोबारा से देखिए, टैक्स का प्रॉब्लम और ट्रेडर्स का उसके खिलाफ एहतजाज करना कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। हम सारी ज़िंदगी इसको देखते आए। लेकिन मामला ये है कि ये सब कुछ हो रहा है जबकि सियासी ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन इन प्रोसेस है। तो एक छोटी सी चिंगारी जो उठती है फिर वो आग में बदल सकती है अगर वो आइसोलेशन में हो। आपको याद है कि जब भी नया बजट आता है उसमें टैक्स बढ़ाए जाते हैं, तो जिनके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं वो बयानात भी देते हैं, वो एहतजाज भी करते हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी पार्लियामेंट जो है वो काम कर रही हो, आपकी अदालतों के ऊपर आपकी अवाम का जो है उसका एतमाद बरकरार हो, सियासतदान जो हैं वो अपने सियासी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सियासत के थ्रू हल कर रहे हों। यहाँ वो चीज़ें नहीं हो रही। तो एक ये छोटी सी चिंगारी जो है, अगर जो ट्रेडर्स एहतजाज कर रहे हैं, ये आम हालात में इसका कोई बड़ा मुकाम नहीं है। आम हालात में ये सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त वो आम हालात नहीं है। इस वक्त आम हालात नहीं है, छोटी सी चिंगारी है, लेकिन चिंगारी जो है वो काफ़ी नुकसान दे सकती है। जी हरमीत। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम देखें स्टेट बैंक में जो रिजर्व है उसके हवाले से अब मेरे ख्याल में $9 बिलियन बनते हैं, तकरीबन ऐसी इतनी रकम बनती है। अब इसको मैनेज करने का तरीकाकार क्या होगा? अब देखें ना, IMF के पास तो बांग्लादेश भी गया है, लेकिन जाहिर बात है हमसे तो वो बहुत आगे है, लेकिन वो चीज़ों को संभाल लेकर। लेकिन हम कई दफ़ा IMF के पास गए हैं, लेकिन फिर हमारे हालात वही जू के तू होते हैं और उससे निकलना हमारा बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या आप इसको भी सियासत के साथ ही रिलेट करेंगे? क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम तो चल रहा है, जिसकी वजह से जो लोग
हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, एक बेयकीनी सी सूरत हाल है। तो ऐसे में इसको कैसे मैनेज किया जाए सर? देखिए, आपने शायद 2 या 3 बार IMF का नाम लिया है। IMF की पिछली 75 साल तारीख गवाह है कि IMF ने आज तक किसी भी अपने मेंबर मुल्क की मईशत को सीधी सिमत पे नहीं चलाया। ये IMF की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करे। लेकिन 20 प्रोग्राम तो हम भी कर चुके हैं। अगर 22 प्रोग्राम करने के नतीजे में 22 दफा जो हमने डील किया है, IMF का पैकेज लिया है, उसके नतीजे में हमारी मईशत दुरुस्त नहीं हुई, तो हम इस उम्मीद में क्यों बैठे हैं कि 23वें प्रोग्राम के नतीजे में हम दुरुस्त हो जाएंगे? देखिए, ये IMF की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी अपनी क़यादत की जिम्मेदारी है कि उसने पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त करनी है। IMF का $1 बिलियन और आ जाएगा। देखिए, अभी चाइना की तरफ से आपको याद होगा कि 4 हफ्ते पहले $2.3 बिलियन आया हमारे खजाने में, और उस वक्त फिर हमारा खजाने का जो रिजल्ट आप बता रहे हैं वो 11 पे चले गए थे। आज वो दोबारा से 8.5 पे आ गए, तो $1 बिलियन और आ जाएगा IMF का, 8.5 पे। अच्छा, रिलीफ मिल जाएगी। जब तक हमारी अपनी सियासी क़यादत जो है वो ये ठान ना ले और उसके पास वक्त हो मईशत के ऊपर फोकस करने का, अभी तो मेरा ख्याल है कि 100% उनका फोकस जो है वो सियासियात के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे जब एक तरीका, देखिए, हल की बात कर रहे थे लोग, ये इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है, मैं समझता हूँ। एक मुल्क है इटली के नाम, उसमें दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन 69 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं। आप सोचिए कि पिछले 70 सालों में लगभग 70 हुकूमतें बदली हैं वहां पे, तो आप सोचिए कि वहां पे सियासी गैर यकीनी कितनी होगी। लेकिन उनकी जो मईशत है, जो माशी पॉलिसी है, वो अपने ओन पे चलती रहती है। तो कोई इस किस्म का मामला हम पाकिस्तान में कर लें कि सियासतदान जो हैं, या तो वो कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिख लें, या कोई इमरजेंसी इकोनॉमिक काउंसिल अलग से बना दी जाए, सियासतदान अपनी सियासत करते रहें, सियासी गैर यकीनी की पदा रखते रहें। सियासतदान अपनी सियासत करते रहें। डॉक्टर फररुख सलीम, आपका बेहद डिटेल सर एनालिसिस था कि हमारी सारी उम्मीदें IMF पर ही हैं कि IMF ने सिर्फ देने हैं तो फंड्स देने, माशी सूरत हाल हमारे सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने ही ठीक करनी है, जिसके लिए एक स्ट्रैटेजी लॉन्च करना बड़ी ज़रूरी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद फेफड़ों के कैंसर का आलमी दिन है, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे इंसान को परहेज़ करना चाहिए, किस वजह से ये फेफड़ों का कैंसर फैलता है, इसके हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अमजद दुरानी मौजूद हैं। उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर तो ज़ाहिर है सिगरेट नोशी है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो फेफड़ों के कैंसर का बायस बन रही हैं, और फिर तदारुक क्या है जनाब, ये फरमाइए। आपने जैसे फरमाया, सबसे जो अहम जो इसमें इटियोलॉजिकल एजेंट है या जो कॉज करता है वो स्मोकिंग ही है। यानी कि 80% के करीब जो है जो कैंसर वो सिगरेट नोशी के बायस बनते हैं। इसमें यह भी फरमाया जी जी, जबकि जो 15 से 20% या 25% के करीब बन जाती है रेशो, वो जो है वो डॉक्टर साहब की आवाज़ का थोड़ा सा मसला लग रहा है, ये मसला करें उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सर, ये जो आपने कंट्रीब्यूटर का है लाइक स्मोकिंग, यही सबसे बड़ा कॉज अगर हम कहें, ख़ास तौर पर सर नौजवानों में भी ये बढ़ती हुई इसकी रेशो जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, चूँकि तंबी की जाती है, लिखा जाता है उस बॉक्स के ऊपर कि ये फेफड़ों के कैंसर का बायस बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा, और इसमें मतलब हैरान कुन जो एक चीज़ आती है, बल्कि परेशान कुन चीज़ आती है कि वो लोग जो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ सिगरेट बहुत पिया जाता है, जिनको पैसिव स्मोकर्स कहते हैं, अच्छा, कि धुआं वहाँ पे होता है, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। अगर ये समझें कि वो लोग जो सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं वो इसका शिकार होंगे तो वो काफ़ी नहीं है। तो आपको हर सूरत में ऐसे माहौल में अगर आपके कोई सिगरेट पीते हैं और आप वहाँ पे मौजूद हैं तो आपको मना करना है उन लोगों को।
और इसी बुनियाद के ऊपर अब यूरोप में, अमेरिका में, हमारे पाकिस्तान में भी कानून तो मौजूद हैं कि जहाँ पे कमरों में, बसों में आपको सिगरेट नोशी से मना किया जाता है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। जिन्होंने पीनी है सर, उन्होंने कोई ना कोई जुगाड़ निकाल कर पी लेनी है। मतलब ऐसी एडिक्शन है जो कि आपको ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ लेके जाती है या फेफड़ों के कैंसर की तरफ लेके जाती है, लेकिन आपको उसका अंदाज़ा उस तरह से नहीं होता। हरमीत भी शायद हमारे साथ है। आपको माहौल ऐसा क्रिएट करना है कि जी डॉक्टर साहब फरमाइए जनाब, ये है कि पैसिव स्मोकर के लिए कितना ख़तरा है? पैसिव स्मोकर के लिए 20 to 30% जो है ना खतरा है इसका लंग्स के कैंसर का, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी रेशियो है। यानी कि जिनको पता भी नहीं कि जो है ना उनको ये इस वजह से कैंसर हो सकता है, किसी और की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मसलन अगर आप जो है ना कोई जो एक्टिव स्मोकर है, अगर घर में स्मोकिंग कर रहा है या किसी पब्लिक प्लेस पे, तो उसके साथ वाले जो है वो खामखा जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो उसके एक्सपोज्ड होंगे तो उनमें तकरीबन मैंने जैसे बताया कि 20 से 30% जो पैसिव स्मोकर्स जो है उनको भी उसी तरह फेफड़े का कैंसर हो सकता है जैसे कि स्मोकर्स में रेशियो है जो कि तकरीबन 70-80% बनती है। ये हरमीत हमारे साथी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हमने देहातों में, गांव में देखी है, उसमें ये होता है कि जो ख़वातीन खाना बनाती हैं, गोबर की जो टिकिया सुखा के धूप है उस पर भी ज़्यादा खाना बनाया जाता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन जो है इस किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाती है। ये भी इसी से रिलेटेड है सर? थोड़ा सा ये भी नुकसानदेह, इतना ये नुकसानदेह जितना स्मोकिंग सिगरेट? उससे रिलेट ना करे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो ठीक है, डेफिनेटली उसमें कार्बोनेटेड मटेरियल तो वो जो है ना निकल रहा होगा, लेकिन जो सिगरेट का स्मोक है इसमें 5000 केमिकल्स होते हैं और इनमें जो 73 या 73 जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो प्लीज आप उसको उससे रिलेट ना करें, ना मिलाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि हम उसको रिलेट नहीं करते, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड है, मतलब शीशा स्मोकर बहुत सारे हैं। आप दूसरे एक्सपेजी की बात करें, सिगरेट को तो चलिए हमने हाईलाइट कर लिया, इसके अलावा आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं इस तरह के रुझानात की तरफ जा रहे हैं। क्या ये भी बेसिक कॉज बनते हैं लंग्स कैंसर का? डेफिनेटली ये जो है, अगर आप जो क्रॉनिक स्मोकर है, शीशा स्मोकर या हुक्का स्मोकर्स जो है वो उनमें अगर ज़्यादा देर तक वो जो है स्मोक करते रहेंगे तो उनमें भी तकरीबन सिगरेट स्मोकिंग जैसे ही वो जो है ना असरात पाए जाएंगे कैंसर के लिए, कार्सिनोजेनिक्स होंगे। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। किसी भी किस्म का नशा जो खासतौर पर धुएं की सूरत में हो, वो शीशा हो, सिगरेट हो, कोई भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये आज आलमी दिन जो फेफड़ों के कैंसर का मनाया जा रहा है, इसको हाईलाइट करने का मकसद ये था कि आप एहतियात करें, अपने बच्चों का भी खास ख्याल रखें कि बच्चे स्मोकिंग के आदी तो नहीं। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हेडलाइन सुने, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको हम कहते हैं वेलकम टू द शो और सुबह बखैर। उम्मीद है कि आपकी सुबह हो गई होगी, लेकिन ये वाला सेगमेंट जो ब्रेक के बाद का होता है हम काफ़ी प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये सेगमेंट खासतौर पर है ख़वातीन के लिए। अब चूँकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हर चीज़ हमारे एक क्लिक पर है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर चीज़ के रिव्यूज़ मौजूद हैं जिसकी बेस पर आप नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करते हैं या स्विच करते हैं। आज इस सेगमेंट पर स्पेसिफिकली बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि ख़वातीन के जिस्म पर, मुँह पर गैर ज़रूरी जो बाल है जिसको अरसे दराज से वैक्सिंग से, क्रीम से ख़त्म किया जा रहा था, अब मार्केट में आ चुका है लेज़र ट्रीटमेंट। और ये लेज़र ट्रीटमेंट आपको कब, किस वक्त लेना चाहिए, कितने वक्त के लिए लेना चाहिए, ये सारे टेक्निकल सवाल जो हैं ये हमें हरमीत इनके जवाब लेके देंगे। हरमीत इस्लामाबाद में मौजूद है और उनके साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो हरमीत, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशिर। कमाल है पाजी, मौसम बदल रहा है और मौसम जब भी बदलता है तो हम देखते हैं कि स्किन के जो मसाइल हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजूहत क्या थी? क्या सर्दियाँ आती है तो हमें फ़िक्र शुरू हो जाती है कि भाई अब ड्राई होना शुरू हो गई स्किन या कुछ ऐसी चीज़ें निकल आना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर हम आज के दिनों की बात करें तो बहुत सारे मसाइल का आज भी लोगों को सामने, ये बारिशें जो हो रही हैं इससे भी स्किन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसकी क्या वजूहत है?
अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम टू ऑल, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हरमीत साहब ने हमसे सवाल किया है कि जी करंट वेदर कंडीशन में जो आजकल मौसम है इसमें स्किन का कैसे ख्याल करें। पहली बात तो ये है कि इन्होंने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया है कि जी कि हर मौसम में स्किन की केयर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। समर में डिफरेंट है, विंटर में डिफरेंट है, और आजकल रेनी सीज़न है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारा ये देखें कि रेनी सीज़न की वजह से हमारी जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मोस्टली लोग जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन मीन कि जिनकी स्किन सर्दियों में ड्राई और गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो इस मौसम में उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए मतलब ये कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये होता है कि आपके फेस के ऊपर एक्नी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो एक्नी की बेसिक रीज़न ये है कि ऑयली स्किन वाले लोगों में एक्नी पैदा होती है, जिसको एक्नी ये है कि जो हम पिंपल्स देखते हैं कि फेस के ऊपर जो पिंपल्स बने होते हैं उसको हम एक्नी बोलते हैं। अच्छा, इसकी अब जो हमने इसका एहतियात करनी है और जो ख्याल करना है कि जी कि हम कैसे इस चीज़ से बच सकें और कैसे इस चीज़ से अवॉइड कर सकें, तो सिंपल इसका फार्मूला ये है कि आप कोशिश करें कि स्किन को जो है ना जो आप एक्सफोलिएट करें, मतलब कोशिश करें कि आपकी स्किन जो आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं या आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन ना करें, और ये है कि जी और कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 बार या 4 बार आप को वॉश करें, ताकि अगर ऑयल प्रोड्यूस हो भी रहा ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से तो वो कंट्रोल हो सके। और जी जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम ज़्यादा देखते हैं कि जब स्किन ड्राई होती है उसमें चलो हम मुख्तलिफ क्रीमें, ऑयली क्रीमें वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, मेरी अपनी भी आदत है, ये आदत आपसे जानना चाहूँगा कि ये ठीक है या नहीं है, कि जब इस किस्म का मौसम हो तो नॉर्मल हम लोशन की तरफ नहीं जाते, हम क्रीम की तरफ, अब कहते हैं वैसे ही हम ऑयली है स्किन रहने दें, तो क्या ये ठीक है स्किन के लिए कि हम कोई लोशन या क्रीम की तरफ नहीं जाते इन दोनों मौसम में? क्या करना चाहिए, किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि स्किन जो है वो ठीक ठाक रहे? अच्छा, इसमें ये है कि जो इस मौसम में क्योंकि स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है तो उसमें हम लोशन या क्रीम इस्तेमाल करें या ना करें वो भी करना होता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने स्किन को हाइड्रेट करना होता है। अब ये तो नहीं कि जी के चूँकि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमारी स्किन की हाइड्रेशन भी ठीक रहेगी। हाइड्रेशन के लिए ये कि वाटर इनटेक अपना ठीक रखें। दूसरा ये कि आप रूटीन में जिस तरह ड्राई वेदर में अगर हमें दिन में 3 से 4 मरतबा कोई लोशन या कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है, तो इस मौसम में यह है कि आप 2 से 3 मरतबा करें, लेकिन इवन देन करना ज़रूर होता है। मतलब ये नहीं कि जी कि आप इस वेदर कंडीशन की वजह से आप जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ नहीं करेंगे। अलॉन्ग विद दैट ये कि हमारा ये कंसेप्ट होता है कि जी कि चूँकि बाहर बारिश हो रही है और सूरज की किरणें हमारे चेहरे पे नहीं आ रही तो हम सन ब्लॉक भी यूज़ ना करें, तो सन ब्लॉक भी यूज़ करना होता है। और ये कि जिनकी ऑयली स्किन होती है उसमें सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक हम देते हैं, और सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक की वजह से ही ये होता है कि सीबम प्रोडक्शन कम होती है और एक्नी की जो आपकी एक्नी प्रोड्यूस होनी है फेस के ऊपर वो कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन जो है या उसको एक्नी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताइएगा कि सन ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं और इस मौसम में खासतौर पर अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए डिफरेंट टिप्स भी आपने दी, लेकिन आजकल कुछ ट्रेंड्स मार्केट में बड़े चलते हैं। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर बड़ा लोग रिलाई करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडली सीरम्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। किस टाइप की स्किन के लिए किस किस्म का सीरम? बहुत सारे सीरम्स विटामिन ई होते हैं, डी होते हैं, उसको यूज़ करने से कितनी प्रोडक्टिविटी है और करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए? अच्छा, सीरम जो ना डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल है। सीरम के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो सीरम होता है वो एंटी रिंकल्स होता है, जो रिंकल्स की रिंकल्स को कम करता है, और दूसरा ये जो विटामिन सी है वो पिगमेंटेशन को कम करता है और स्किन ग्लो को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए ये है कि सीरम्स की डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सीरम अगर अच्छे ब्रांड का है और अच्छी कंपनी का है तो उसके यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, वो जिस तरह हरमीत साहब ने कहा है कि जी कि आप मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक इसको तो रूटीन में शामिल रखें आप, चाहे ये आपने इस्तेमाल करना ही करना है। दूसरी बात है सीरम, वो फिर फर्दर कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर रिंकल्स हैं फेस के ऊपर, पिगमेंटेशन है या स्किन ग्लो चाहिए तो उसमें विटामिन सी यकीनन होता है, और उसके लिए कुछ नाइट क्रीम्स भी हैं जो हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं या पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। लेकिन उसमें हमने ये देखना होता है कि जो भी हम क्रीम है, जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो सीरम है, सन ब्लॉक है, आपकी क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, कुछ भी है, उसमें स्टेरॉइड ना हो। इसलिए किसी अच्छे ब्रांड के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट से आप रिकमेंड करा के ये चीज़ें यूज़ किया करें। ऐसा ना हो कि जी कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप मार्केट में जिस तरह एडवर्टीजमेंट आ रही होती है, रूटीन में मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो यूज़ करना इस्तेमाल कर दें, और उससे ये होता है कि
टाइम लोग बताते हैं कि आप ये सन ब्लॉक यूज करेंगे आपका रंग भी गोरा हो जाएगा। तो रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो होती हैं या फार्मूला क्रीम होती हैं या सन ब्लॉक ऐसी चीज है जिसमें रंग इंस्टेंट गोरा होता है, उसमें स्टीरॉइड होते हैं, तो काइंडली उस चीज से आप अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ये अगर डॉक्टर साहब अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले मतलब सोहा ने अपने इंट्रो में बात की थी चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल और लेज़र का इस्तेमाल, इसके बारे में भी बताइए कि जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार था मतलब उसके मुताबिक लोग तो उनको बालों को छुटकारा पाने के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल करते थे, मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल होती थी। लेज़र कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अच्छा, एक तो ये कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताऊं कि चेहरे पे गैर जरूरी बाल या जिस्म पे गैर जरूरी बाल आते क्यों हैं, ठीक है। उसके बाद देन वी विल गो फॉर लेजर ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि खवातीन जो है उनके ऊपर नेचुरली चेहरे के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए और मेल के फेस के ऊपर जो हमारी बेयर्ड होती है वो बाल होने चाहिए। ये हमारा अपना बिल्ड स्ट्रक्चर होता है, कुदरत की तरफ से ये निज़ाम है। और फर्दर ये है कि खवातीन के चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि एक डिजीज़ होती है जिसको हम PCOS बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें ये होता है कि उसमें ये होता है कि जो ये चेहरा है इसके ऊपर बाल आ जाते हैं और होता क्या है कि खवातीन में एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ चेहरे के ऊपर बाल आते हैं बल्कि ये होता है कि उनकी आवाज़ भी भारी होती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और बाकी भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर बाल जो है वो बढ़ जाते हैं, जो कि हम खवातीन के नेचुरल बाल नहीं होते। फर्दर हम आते हैं कि जी इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका भी इलाज साथ करें और देन आप बालों को ख़त्म करने के जो भी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है वो यूज़ करें। सबसे बेस्ट जो रऊफ साहब ने बताया अभी कि सबसे बेस्ट जो है वो लेज़र है। अच्छा, फर्दर ये है कि लेज़र के बारे में ये है कि लेज़र आप इस्तेमाल करने से डिफरेंट मिथ्स मार्केट में मौजूद हैं कि जी कि आप करेंगे तो कैंसर हो जाएगा और ये प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो लेज़र ही है, इन स्पाइट ऑफ दिस के ब्लीच करें या कोई ऐसा शॉर्टकट इस्तेमाल करें जिसके लिए फॉर टाइम बीइंग तो बाल ख़त्म हो जाता है लेकिन परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं होती। तो परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए हम रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि आप लेज़र कराएं और अच्छी क्वालिटी का लेज़र कराएं। अच्छा, अब लेज़र भी डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट क्वालिटी के मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप डॉक्टर से लेज़र कराएं। दूसरा ये कि अच्छे ब्रांड का लेज़र कराएं ताकि उसका रिजल्ट आ सके। और ये कि लेज़र के डिफरेंट सेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 to 5 सेशंस होते हैं। 4 to 5 सेशंस के बाद जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और आप दोनों काम साथ साथ करें कि अगर आप जी सोहा। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर ये भी चीज़ ऐड कर दें। आपने कहा कि परफेक्ट आपके पास सोल्यूशन हेयर रिमूवल का आपके पास ये लेज़र है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ख़वातीन का ख़ास तौर पर के बाल आने होते हैं और वो सारी ज़िंदगी आते हैं। हाँ, अलबत्ता ये एम्बिग्विटी ज़रूर कीजिएगा कि आप अगर लेज़र कराते तो क्या बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो थिन हो जाते हैं, कब आना शुरू हो जाते हैं, या अगर पहले 1 महीने के बाद आते हैं तो वो 3 माह के बाद आना शुरू हो जाते हैं या सिरे से ख़त्म हो जाते हैं? अच्छा, इसमें यह है कि अगर हम दोनों ये जो आपने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है, हर हमारे क्लाइंट का ये सवाल होता है कि परमानेंट ख़त्म होंगे या आर्जी तौर पे ख़त्म होंगे। इसका जवाब ये है कि आप अगर तो जो पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब जिस तरह मैंने बताया है कि PCOS होता है कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की जो खवातीन है उसकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। आप अगर दोनों काम साथ साथ करें तो लेज़र की इस्तेमाल करने से जो हेयर ग्रोथ है वो परमानेंट ख़त्म हो जाती है। परमानेंट ना भी हो तो 80 to 90% कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फील नहीं होता कि आपके चेहरे के ऊपर बाल हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ जो है अगर तो ये प्रॉब्लम है तो इसको भी ट्रीट करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, इसके डिफरेंट सेशंस कराने पड़ते हैं मंथ अपार्ट, मतलब 1 महीने का गैप देके हम 4 to 5 सेशंस करते हैं जिसमें 80 to 90% ग्रोथ कम हो जाती है, तो उसके लिए फिर फर्दर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसका जो पॉजिटिव फैक्टर या जो रूट कॉज है, जिस तरह मैंने बताया है कि PCOS है, उसको भी साथ साथ ट्रीट करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा जो एक अहम सा सवाल है, ख़ासकर ख़वातीन, आजकल तो मर्द हजरात भी आपके क्लिनिक में ज़्यादा आते होंगे और वैसे हम देखते हैं लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। ये रंग गोरा करने की जो क्रीमें हैं इश्तिहारात में हम देखते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया भी बड़े वायरल हो रहे हैं, एक तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा हैं, और साथ साथ हम एक और चीज़ जो वाइटनिंग इंजेक्शन आए हुए हैं
लोग उसको भी ज़्यादा उसकी तरफ ही जा रहे हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सा ये जो हमारे नाज़रीन हैं जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, पहला सवाल जो हरमीत साहब ने किया, ये हर बंदे का सवाल है और हमारे मार्केट में और हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है कि रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, क्या ये इफेक्टिव हैं, और अगर इफेक्टिव हैं तो क्या ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को मिलता है वो ये है कि इंस्टेंट रंग गोरा कर देते हैं। तो इसलिए लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि जी कि हमने 15 दिन 20 दिन महीना क्रीम इस्तेमाल की, और अक्सर मतलब डिफरेंट ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल है। और ऐसा भी है कि जो डिफरेंट मतलब क्रीम्स को मिक्स करके ये एक फार्मूला बनाया जाता है जिसको हम फार्मूला क्रीम्स बोलते हैं, उसके इस्तेमाल करने से रंग गोरा हो जाता है। मतलब इवन के 15 से 20 दिन 1 महीना इस्तेमाल करने से ही रंग इतना गोरा हो जाता है, आपके वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। रंग गोरा करने वाली क्रीम्स में स्टीरॉइड्स होते हैं। अच्छा, इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं और ये आपको इंस्टेंट गोरा तो कर देते हैं लेकिन बुरी तरह से आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को और अपने टीवी प्रोग्राम्स पे ये बताता हूं कि ये रंग गोरा करने वाली क्रीम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसमें स्टीरॉइड होते हैं, आपकी स्किन की हेल्थ, जो स्किन अच्छी होती है, आपकी स्किन की बिल्कुल हेल्दी होती है, उसको बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। बाद में उसको रिकवर करना हम डर्माटोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब ये कि इतना डैमेज करके हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, फिर होता क्या है, पहले तो गोरे हो जाते हैं, फिर उसके कुछ अरसे बाद होता है कि उसके ऊपर एक पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है। मतलब क्योंकि स्किन की हेल्थ डैमेज हो चुकी हुई होती है, मतलब आप 2-3 महीने तो गोरे रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये होता है कि स्किन की जो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है और स्किन के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और छाया बन जाती हैं, जिसको फिर फर्दर ट्रीट करना ही मुश्किल होता है। तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें ऐसी क्रीम जो कि इंस्टेंट या फौरन से गोरा करें। और अगर आपने कोई नाइट क्रीम इस्तेमाल करनी भी है स्किन ग्लो के लिए, तो जो डॉक्टर रिकमेंड करे जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते, जिस तरह मैडम सोहा ने कहा कि जी कि उसमें विटामिन सी होता है और इस तरह की बाकी चीजें होती हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। दूसरा आपने सवाल किया कि जो ग्लूटाथायोन गोरा करने वाला इंजेक्शन है या फिर जो आजकल इंजेक्शन है, हाँ, उसमें जो इंजेक्शन है उसमें ग्लूटाथायोन होता है। और दूसरा ये कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें विटामिन सी भी होता है, डी भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, एंटी एजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो उसको इस्तेमाल करने से हेल्थ के लिए बेनिफिट है वो, हाँ, लेकिन उसके लिए ये देखना होगा कि कौन से ब्रांड का या कौन सी कंपनी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ये होता है कि आपकी ना सिर्फ आपकी स्किन का कलर इंप्रूव होता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। मतलब इसका एक पर्पज ये भी है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट ये आपकी स्लीप इंप्रूव करता है, एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है, बट विद द कंडीशन कि आप जो इंजेक्शन यूज कर रहे हो वो प्रॉपर अच्छी कंपनी का हो, अच्छे ब्रांड का हो। और दूसरा ये है कि वो प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। मतलब ये कि ये ना हो कि जो उसकी जो डोज रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आप लेना शुरू करें तो वो फिर आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमने इतनी डिटेल डिस्कशन तो हर चीज़ पे कर ली, लेजर पर भी, सीरम पे भी और स्किन पे भी, लेकिन कुछ होते हैं होम रेमेडीज़ जो हमारी नानी दादियाँ हमें बताती हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग घर में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें भी कर लेते हैं। बीइंग अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करते हैं कि ये एलोवेरा बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है यूट्यूब से, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं एंड फ्ला, तो इसमें आप होम रेमेडीज़ में कौन सी एक आधी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को घर पे बेहतर कर सकती है अगर आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना तो? अच्छा, होम रेमेडीज में अगर तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी आपने कहा जी कि एलोवेरा है और अलॉन्ग विद दैट आप लोग दही भी इस्तेमाल करते हैं, लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेमन इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपकी स्किन हेल्दी है, ऑलरेडी ये डैमेज नहीं है स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से या किसी ऐसी क्रीम के इस्तेमाल से कि जिसने आपकी स्किन की हेल्थ को डैमेज किया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको नुकसान दें। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप होम रेमेडीज में हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है कि जी कि आप जिस तरह फार्मूला क्रीम्स की बात हो रही थी अभी, तो वो यूज ना करें, तो आप होम रेमेडीज की तरफ जा सकते हैं। बट अगेन होम रेमेडीज़ के बारे में अब मैं बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारी मेडिकल साइंस तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बताती हमें, लेकिन मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप अगर होम रेमेडीज़ यूज़ करें और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, नुकसान नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं जी। अच्छा, हाँ, मतलब यह है कि हर्बल वैसे के नाम के ऊपर बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो अंग्रेज़ी मतलब अद्वियात वगैरह टाइप की होती हैं और केमिकल उसी तरह के होते हैं, छोटा सा हर्बल लिख देते हैं ऊपर, उसका कितना नुकसान है?
देखिए वो अगर तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी का है, और अगर मार्केट उन्होंने अपनी मार्केटिंग की हुई और बताया हुआ कि बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं और इस तरह से है, तो उसके लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर से कंसल्ट करें, डर्माटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करें। अगर वो कोई इस तरह की प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करें तो फिर आप इस्तेमाल करें। नेचुरल रेमेडीज या होम रेमेडीज इज समथिंग डिफरेंट, कि अगर आप वो घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से दही है, इस तरह से लोग डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो इस्तेमाल करने से एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा आपकी स्किन को। बट ये है कि अगर आप कोई इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें फला चीज़ मौजूद है, बट उसका फिर ये है कि डिपेंड करता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और कंपनी कौन सी है, और अगर तो उसमें इस तरह की चीज़ आ गई है कि आपकी स्किन फ़ौरन से बेहतर हो गई है, फ़ौरन से गोरी हो गई है, तो वो तो यकीनन नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि कंपनी वाले स्टेरॉइड्स उसमें ऐड कर देते हैं, इंग्रेडिएंट्स में वो मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी आपको रिजल्ट मिलता है लेकिन अलॉन्ग विद दैट स्किन भी डैमेज हो जाती है। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप जो मार्केट में अवेलेबल हैं हर्बल या कुछ भी इस तरह की है तो वो आप इस्तेमाल करें स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, या रंग गोरा करने के लिए, या पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। हमने काफ़ी डिटेल सेशन कर लिया ये वाला, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बताएगा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ख़वातीन ख़ासतौर पर सोशल मीडिया रिव्यूज़ पे बहुत रिलाई करती हैं। हम देखते हैं कि किस ब्रांड का, किस सैलून का, किस डॉक्टर के रिव्यूज़ लेज़र को लेकर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि चले आप तो डॉक्टर हैं, अगर वो मशीन की बात करें जिससे लेज़र होता है वो इम्पोर्ट होती है, यहाँ पर पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अब ये इम्पोर्ट हर जगह होना शुरू हो गई है। डॉक्टर्स के पास तो होती है, लेकिन अब मैंने बहुत सारे सैलून्स पर भी ये प्रैक्टिस देखी है। तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से बाकायदा कोई SOPs, कोई टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि हर कोई अगर कोई सैलून में मेकअप भी करता है तो वो ऐसे सिर्फ इसे सीख कर नहीं कर सकता? आपकी एक्सपर्टीज़ या बीइंग अ डॉक्टर होना या आपको इस चीज़ का प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी है कि उसके बाद ही आप लेज़र मशीन इस्तेमाल करें? देखिए ये बहुत ज़रूरी है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है कि जो नॉन डॉक्टर्स हैं या फिर इस तरह से सैलून हैं या कुछ इस तरह से लोगों ने अपने मतलब ये कि प्रोफेशनल डिग्रीज लिए बगैर अपने क्लिनिक स्टार्ट किए हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल उनके पास ना जाएं। और ये कि आपने जो भी प्रोसीजर लेना है, चाहे लेदर तो चलो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पर, इसके अलावा भी जो आपने प्रोसीजर लेना है तो काइंडली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो डॉक्टर आपको वो प्रोसीजर रिकमेंड करेगा, अगर रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो डॉक्टर तो आपको उस तरफ नहीं लेके जाएगा। बट ये कि जो हमारे कमर्शियल बेसिस पे इस तरह के चीज़ें बनी हुई हैं, सैलून्स हैं, कुछ भी इस तरह से उन्होंने लोगों ने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं जो एक्चुअल डॉक्टर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी आपका सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग के लिए आपसे इस तरह के प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं और ये रिकमेंड करते हैं कि जी आप ये करा लें, ये करा लें, ये करा लें, तो उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात है, ना वो SOPs फॉलो करते हैं, ना जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करते हैं। अब डर्माटोलॉजिस्ट होने की हैसियत से या डॉक्टर होने की हैसियत से हम लोग तो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी होती है और लाइसेंस भी होता है प्रैक्टिस करने का, और हम लोग मतलब जो भी हमारी यहाँ पे अथॉरिटी है जिसमें हमारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उससे रजिस्टर्ड होकर हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन जो लोग अब आप देखें ना कि जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी है, पूरा MBBS किया, उसके बाद फर्दर स्पेशलाइजेशन किया है और फिर डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज किया, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। और दूसरा ये है कि जी एक ने अगर 6 महीने की सैलून की ट्रेनिंग ली है और उसने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, तो दोनों में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए आप रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो, और ये कि स्किन की हेल्थ का इस्तेमाल ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली फेस का, क्योंकि फेस हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी शख्सियत, सारा का सारा इन्हिसार जो है हमारे फेस के ऊपर होता है। इवन कि हमारा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सेशन विद यू और बड़ा डिटेल सेशन था, मुझे लगता है हमने सारी स्किन के मसले आज डिस्कस कर लिए। लोग जो कम से कम स्किन के बारे में बड़े परेशान रहते हैं, उनके तसल्ली बख्श जवाब जो है वो उनको मिल गए होंगे। लेकिन हर चीज़ आपके लिए नहीं होती, कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, तो कंसल्टेशन करके कोई काम करें। हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, आप देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यहाँ से डायरेक्टली आपको ले चलते हैं स्कर्दू सर, जहाँ मेरा अगला टारगेट है। इस दफ़ा मैं जब नॉर्दर्न एरियाज़ घूम के आई तो हमने वहाँ खड़े होकर ये डिसाइड कर लिया था पूरी फैमिली ने कि अगली दफ़ा हमने स्कर्दू जाना है। लेकिन स्कर्दू में सर आजकल एक्टिविटीज़ बड़ी हो रही हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हो रहे हैं। ज़्यादातर मेरे ख्याल से टूरिस्ट पहले कम जाते थे, पहले हुंजा और गिलगित ज़्यादा जाते थे, अब लोगों ने स्कर्दू की तरफ जाना शुरू कर दिया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि जब से फ़्लाइट एक्टिव हुई है तो फ़्लाइट एक्टिव होने के बाद तो लोग सबसे बड़ी बात यही है, मतलब मैं बहुत दफ़ा गया हूँ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। सबसे बड़ा मसला ये होता है
कि वहाँ फ्लाइट नहीं जाती। जहाज़ अक्सर जो है वो मौसम की ख़राबी के बायस उसको कैंसिल कर दिया जाता है और फिर आपको बाई रोड जाना पड़ता है। और बाई रोड बहुत मुश्किल है, बाई रोड बहुत मुश्किल है। स्कर्दू में कम से कम एयरबस जाती है, तो आप अगर स्कर्दू की तरफ जाएं, आगे फिर बल्तिस्तान इतने खूबसूरत मनाजिर हैं, मतलब उनको देखने को दिल चाहता है। और शंग्रीला रिजॉर्ट, मतलब वहाँ पे आप जरूर जाएं। और फिर ट्राउट मछली, ना याद कराए मुझे ट्राउट मछली। ट्राउट मछली जो है वो ट्राउट मछली तो मेरी छेड़ बन जानी है। मैंने इस दफ़ा मैंने सिर्फ ट्राउट मछली खाने के लिए नॉर्दर्न एरिया जाना है और कुछ करने के लिए नहीं जाना। लेकिन अभी ट्राउट की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे खुबानी फेस्टिवल की तरफ, जो कि स्कर्दू में हो रहा है। और मुख्तलिफ इकसाम की खुबानियाँ जो हैं वहाँ पर रखी गई हैं और बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल है। मुझे याद है मैंने सफ़र किया एक दफ़ा गिलगित की तरफ, लेकिन चतराल की साइड से। बहुत डेंजरस रास्ता है वो, तो जीप का रास्ता है। वो इतना शानदार है कि जिसकी को हद नहीं। और मुझे एक वाकया याद है कि हम थके हुए थे, भूख लग रही थी, तो इतने में जो नीले पानियों के चश्मे बह रहे होते हैं, उसके अंदर से बच्चे छोटे छोटे खड़े हुए थे एक साइड पे और वो खुबानी बेच रहे थे। और 10 रुपए में वो पूरी इतनी बड़ी बाल्टी खुबानी की वो दे रहे थे। तो हमने उनको 10 रुपए दिए, हमने कोई ज़्यादा दे दिए थोड़े से, तो उन्होंने जनाब खुबानी के ऐसे बास्केट को पानी में से उन्होंने करके ठंडी ठार खुबानियाँ पेश की। पिंक कलर की खुबानियाँ थी और मुझे याद है उनसी के गालों की तरह के बच्चे थे। क्या बात है, क्या डिपिक्शन दी है सर आपने। ये रास्ता वो है जो शंदूर के पास से गुजरता है। अच्छा हरमीत, आपके इलाके में किस तरह के इस तरह की खुबानी के गालों वाले बच्चे और खुबानियाँ अवेलेबल हैं? हमीद को शायद आवाज़ नहीं जा रही। बिल्कुल, ये अगर आप देखें ना, नॉर्दर्न एरिया हो गया, हमारा एरिया हो गया, तो ज़्यादातर वैसे लोग जो हैं वहाँ के गोरे चिट्टे बच्चे भी आप उधर देखेंगे। फिर जो रहू साहब ने जो खुबानियों की बात की, तो वाकई में ऐसी खुबानियाँ वहाँ पे मिलती है और बड़ी रस भरी होती है, खुशबू उनकी बड़े मज़े की होती है। लेकिन जो गिलगित और स्कर्दू और इस साइड पर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक तो पैदावार इसकी बहुत ज़्यादा और वहाँ पे सस्ती जो है, बड़े सस्ते दाम आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ तो हम वहाँ पे देखते हैं। और वैसे ठंडा इलाका है तो गोरे तो होना है भैया लोगों ने। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह हरमीत के इतनी खुबानी ज़्यादा होती है कि जिसकी को हद नहीं, उसको बल्कि प्रिजर्व करने के लिए तरीक़ेकार होने चाहिए, क्योंकि बेशुमार फल ऐसा है जो ज़ाया चला जाता है। हालांकि वहाँ बहुत लोग करते हैं कि उसको सुखाते हैं, और ये जो हमारे यहाँ आपको जगह जगह मिलती है बाद में सीज़न के बाद खुबानी खुश्क की हुई ड्राई खुबानी, ये वहीं से आती है। और सर बिरयानी में बड़ी इस्तेमाल होती है, डिफरेंट आप खानों में अगर मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल करें तो बिरयानी में मुझे याद है मेरी अम्मा ख़ास तौर पर खुबानी डालती है और मेरी सारी बहनों को बहुत पसंद है। खुश खुबानी से जो वहाँ से ड्राई होकर जो आपने कहा ना प्रिजर्व करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये भी किया जा सकता है, बिकॉज बड़ी तादाद में जब आप इसकी प्रोडक्शन करते हैं तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ्रेशली तो वही होती है जो उस वक्त फ्रेश अवेलेबल होती है, लेकिन बाद में ये खानों में मसाला जात के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। बस ये बता दें कि आप यहाँ गए हैं कि नहीं। मेरा तो आपसे सवाल यही है, क्योंकि माशाल्लाह 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 इस बात को जितना ज़्यादा बोला जाए, इतना ज़्यादा कहा जाए कम है कि जिस जगह का नाम ले यू नेम इट, और अब्दुल रऊफ साहब ने वहाँ विजिट किया होता है। हाँ, मतलब पाकिस्तान में तो ये जगह सारी देखी हुई हैं। हाँ। अच्छा, उसमें आजकल मार्केट में अगर आप देखो ना, एक तो छोटी खुबानी है वो पिंक कलर की, अच्छा। वो सबसे ज़्यादा मज़े की है। और हालांकि बड़ी खुबानी भी मिल रही है, ईरानी आजकल बहुत आई हुई है, लेकिन जो मज़ा जायका अपने यानी नॉर्दर्न एरियाज की खुबानी का, वो कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये नाम बड़े अजीबोगरीब से है, सड़ा खर और पता नहीं क्या क्या करके, पता नहीं हमारी जुबान में उनकी जुबान में नाम बड़े मुख्तलिफ इक़साम के लिखे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी आप बात सही कह रही हो हरमीत। आपने भी देखा होगा वो ईरानी खुबानी भी आती है, लेकिन अपनी जो नॉर्दर्न एरियाज की खुबानी है उसका जायका कोई मुकाबला सब नहीं। ये इसमें जो खासकर येलो किस्म जो कलर में आती है ना, मतलब ज़्यादातर जो आप उसे देखते हैं जो लुकाट की तरह दिखती है। हाँ। तो ये कलर इस किस्म की जो खुबानी है ये इंतहा किस्म की, ये तो एक जैसे शहद जिस तरह मीठा होता है तो इसकी मिठास भी उसी तरह होती है और लज्जत में भी इसकी बहुत डिफरेंट होती है। अगर ईरानी हम खाते हैं तो उसमें हाँ पानी का जो लेवल है वो भी इसमें ज़्यादा आपको वो जो रस है वो रस इसमें ज़्यादा होता है। ईरानी खुबानी में वो रस इस तरह ज़्यादा वो नहीं मिलता है। लेकिन हाँ ये जो है वो ज़्यादातर ये वाली खुबानी जो है इस इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ख़ासकर इसको खुश्क किया जाता है, ड्राई किया जाता है और फिर ड्राई सबसे ज़्यादा आप देखें ना कि जो स्कर्दू या गिलगित जहाँ पे लोग जाते हैं
तो वहाँ से ये ड्राई खुबानियाँ जो हैं ये साथ लेके आते हैं। या सवात के एरिया में आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जब ज़्यादातर टाइम में अगर ये नहीं पहुँच पाती मंडियों तक, पैदावार एक तरफ तो ज़्यादा भी होती है, तो वहाँ के मुकामी जो लोग हैं इनको ड्राई कर लेते हैं और फिर आने वाले जो इसका जो दूसरा सीज़न होता है तो वहाँ पे खासकर जो सर्दियों का सीज़न आता है तो सर्दियों में ड्राई खुबानी जो है वो ज़्यादा फिर बिकना शुरू हो जाती है और उसकी डिमांड जो है गिलगित और बल्तिस्तान या स्वात के इलाकों में ज़्यादा हो जाती है। बाहर से जो लाहौर से लोग आते हैं या कराची से लोग आते हैं तो वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन वही बात के फ़र्क यही है कि इसमें थोड़ी सी रस और खुशबू और जायका उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें महसूस किया जा सकता है। और सर वहाँ के लोगों ने ना एक और तरीक़ाकार देख लिया है। मैं बाबू सर टॉप जब गई तो मैंने रास्ते में ना जो बड़ी बड़ी जीप्स नहीं होती, उन जीप्स पे इन्होंने इनको खुश्क मेवाजात के तौर पर भी काफ़ी बड़ी तादाद में रखा हुआ था। एक खुबानी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हरमीत जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा एक उस फॉर्म में भी होती है, थोड़ी नरम भी होती है, सख्त भी होती है, लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो खुबानी भी बड़ी डिलीशियस और बड़ी मज़े की होती है। खैर हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया खुबानी को, सीजन आने दें। जरा मूवी की तरफ चलते हैं। एक हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जॉन विक आने वाली फिल्म है, उसका ट्रेलर आप देखिए। सब कुछ बता दें सर, कुछ अब मूवी का जिक्र और आपने कोई इसकी हिस्ट्री ना बताई हो, ऐसे नहीं हो सकता। खैर जॉन विक की तो मतलब ये है कि ये साइंस फिक्शन के साथ मतलब उसके वो एक है, उसको मिलाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में देख के ही लोगों को पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त है। सिनेमा में ये रिलीज़ होगी जब तो फिर इसके बारे में आएगी। लेकिन ये है कि लेकिन इस तरह की मूवीज देखने का मुझे लगता है मजा आपको सिनेमा में आता है। हाँ, आप नेटफ्लिक्स में देखें या आप मोबाइल में देखें, ये डाइजेस्टेबल वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं। हरमीत आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो मूवीज होती है, खासतौर पर अगर आप हॉलीवुड मूवीज की, एक्शन मूवीज की, फिक्शन मूवीज की बात करें, तो ये आपको बड़ी स्क्रीन पर देखने का मजा आता है? वैसे वो कहा भी जाता है कि एक डायरेक्टर साहब कहते हैं ना कि जो हम इतनी मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से एक फिल्म बनाते हैं और एक छोटी सी LED यानी मोबाइल की पर अगर कोई वो फिल्म देखता है तो ये हमारी फिल्म की तौहीन है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की फिल्में अगर बड़े पर्दे पर देखिए तो उसका मज़ा ही अलग होता है। आपके पास टाइम हो, वक्त हो और जाएं, एंजॉय करें। आज का तो मौसम भी बड़ा प्यारा है और फिल्म अगर हमारा प्लान भी काफी दिनों से डिजिटल ऑडियो जो है ना, मतलब ख़ास तौर पे उसने सारा अब बदल दिया है। वो मैं बात किया करता हूँ कि लोग कहते हैं कि जनाब कहा करते थे कि जनाब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसने सिनेमा जाना ख़त्म कर दिया। तो एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं जॉर्ज लूकस, मतलब वो कहने लगे कि सिनेमा हमेशा जो TV की टेक्नोलॉजी से हमेशा आगे रहेगा और ये उसकी कामयाबी है। तो वो आगे है, इसी वजह से आप जब जाके देखते हैं आपको उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स, उसके जो साउंड इफ़ेक्ट्स वो इतने ज़्यादा सुनाई और दिखाई देते हैं कि कोई मुकाबला नहीं होता। You feel like you are into the movie। जो आपने साउंड इफेक्ट्स की बात की है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि विजुअल तो आपको बड़ी स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जो साउंड इफेक्ट होते हैं वो एक दफ़ा आपको हिला के रख देते हैं, खासतौर पर हॉलीवुड मूवीज़ में। तो भी प्लान करें, ट्रेलर हमने आपको दिखा दिया, मूवी आप खुद जाके देखें। हम एक छोटी सी ब्रेक ले आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी हमारे अगले मेहमान हैं, एक डॉक्टर हैं लेकिन रबाब बजाते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डॉक्टर है। और टाइम ज़ाया नहीं करते, हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत तारुफ भी देंगे और उनसे बात भी करेंगे और फिर धुनें खूबसूरत उनसे सुनते हैं। जी हरमीत, ओवर टू यू। जी डॉक्टर हारिस हुमायूं हमारे साथ हैं और डॉक्टर भी हैं। ये बड़ी बात है कि एक तो डॉक्टर हुमायूं आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में, लेकिन आप ये बताइए कि एक तो इतनी टफ लाइफ होती है एक डॉक्टर की। अब आप पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर है आपका, तो ऐसे में रबाब का शौक कैसे है और इसके लिए कितना टाइम निकालते हैं? क्योंकि तो स्टडी ज़्यादा टाइम, जितने भी हमारे दोस्त डॉक्टर हैं हम उनको देखते हैं तो वो ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं स्टडी में, फिर रबाब को टाइम देना, इसको कितना टाइम आपको पूरा वक्त अपनी स्टडी से निकाल के देना पड़ता है? सर एक्चुअली इस तरह से है कि शौक मुझे था पहले से ही रबाब प्ले करने का, लेकिन जिस तरह आपकी बात करें स्टडीज़ का वो इतना टफ होता है कि मतलब मौका इस तरह नहीं मिलता था। फिर ये हुआ कि बीच में कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो वो मुझे टाइम मिल गया वो प्ले करने का, तो उसी में फिर प्रैक्टिस करता रहा और उसी के साथ कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन मैं कहता हूँ टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं चाहता हूँ कि कुछ आप हमें कुछ सुना दें, क्योंकि जाहिर बात है डॉक्टर के हाथों वही रबाब सुनना वैसे ही मजा आएगा। मैं आपको पश्तो का जो मशहूर फोक सॉन्ग है बीबी शीरी वो सुना देता हूँ। डन है भाई।
जबरदस्त बहुत आला। Good one. वैसे अगर हम देखें रबाब जो है, अगर मैं रबाब की बात करूं, खास रबाब की, तो पश्तो मौसीकी में या वैसे तो इसका ताल्लुक जो है मेरे ख्याल में ईरान से ही, लेकिन पश्तो मौसीकी में रबाब का एक बहुत बड़ा, हम देखते हैं कि जहाँ पे भी कोई सॉन्ग होगा तो रबाब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बिल्कुल। इसी वाले से थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, पश्तो म्यूज़िक की बेसिकली जान ही असल में रबाब में, पश्तो म्यूज़िक जहाँ पे भी होगा रबाब उसमें मस्ट है। पश्तो म्यूज़िक रबाब के बगैर नहीं हो सकता। तो आप जहाँ भी पश्तो म्यूज़िक देखेंगे तो आपको रबाब उसमें लाजमी मिलेगा। और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसका आपको सब इंस्ट्रूमेंट्स में पता चलेगा कि रबाब बीच में बाज रहा है, इसकी साउंड बिल्कुल डिफरेंट है। तो पश्तो म्यूज़िक की जान बेसिकली जो है वो रबाब ही है। अच्छा, वैसे नॉर्मली जब डॉक्टर, जाहिर बात है, आउटस्टेशन जाते हैं तो डिमांड आपसे की जाती है कि अब हुमायूं है हमारे पास? सर, जिधर भी जाते हैं सबसे पहली बात यही होती है, कहते हैं कि यार रबाब किधर है, रबाब साथ में लेके जाए ना। अक्सर मैं जब गाँव जाता हूँ तो वहाँ पे फैमिली वाले ना, वो उनकी ये डिमांड होती है, वो कहते हैं यार रबाब साथ लेके आना है। तो जिधर भी जाते हैं तो ये पूरा साथी बना हुआ है, ये बिल्कुल पार्टनर है मेरा। अच्छा साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे रबाब के हवाले से? कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और कुछ इलाज मुआवजा भी डॉक्टर साहब अगर ये इससे भी कर लें तो क्या ही बात है, इससे भी इलाज मुआवजा होता होगा आपके मरीजों का। लेकिन ये बताएं कि आपका क्या प्लान है? बीइंग अ डॉक्टर आगे ऑब्वियसली आप करियर परसू करेंगे, इतने पैसे लगाए हैं, डिग्री इतनी ज़बरदस्त होती है, काम बहुत होता है और टाइम बहुत लगता है, या इसको एज अ शौक साथ रखेंगे? क्योंकि आप बजाते माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। देखिए, मेरा प्लान तो ये है कि अपने कैरियर को पहले परस्यू करना है, पहले मेडिकल, उसके बाद फिर ये मेरी मतलब सेकंड प्रायोरिटी होगी। तो इंशाल्लाह इसको साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन फोकस मेरा इंशाल्लाह अपने कैरियर। अच्छा, वैसे एक वीडियो थी, सो आपने भी देखी, रोज साहब आपने भी देखी, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में जो भी आता है वो उसको वो मौसीकी साथ वो रक्स करते दिखाई देते हैं, वो बड़े खुश मिजाज किस्म के डॉक्टर थे। तो क्या अब आपका भी इरादा है कि क्लिनिक में जो कोई आएगा परेशान होगा तो डिप्रेशन भगाने के लिए कम से कम आप खड़गा देंगे? जी सर, बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर अपॉर्चुनिटी इस तरह मिली, कहीं मौका इस तरह मिला तो इंशाल्लाह जरूर इसको साथ साथ लेंगे। मैं आपसे एक और सॉन्ग सुनना चाहता हूँ यार, रबाब का मजा आता है। वैसे मैं अपने गाँव में जब जाता हूँ दोस्तों से सुनता बहुत हूँ। कुछ और भी सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि खड़गा दो फिर। जी 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 जी। दिल के तार ही छेड़ दिए बाजी। वैसे टाइम ज्यादा होता तो और भी आपसे सुनते बहुत कुछ। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा था, ऐसा तो नहीं होता कि कहीं आपको बजाने के लिए बुलाया जाए और वो कहें रबाब सुनाएं और बाद में 2 मरीज भी देख लें? सर, अभी तक तो ऐसे नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि शायद फ्यूचर में इसी तरह ही होगा। चलिए, दैट इज रियली गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर हारिस, और जबरदस्त से ये सेशन रहा हमारा इनके साथ। और सर, मैं व्हाट अ ब्रांड न्यू डे एंड व्हाट अ मॉर्निंग। हमने जाते जाते अपनी पूरी जो है ना ज़बरदस्त सा ये वीडियो शूट किया है, लेकिन मेरे ख्याल से हरमीत, अच्छा 1-2 मिनट हमारे पास और भी है। हरमीत, जाते जाते एक पैगाम ले लें डॉक्टर साहब से इस हवाले से कि जो अपना टैलेंट भी साथ करना चाहते हैं यूटिलाइज, और उसके साथ साथ ये अपना शौक भी जो है वो साथ साथ लेके चलना चाहते हैं, इनके लिए इनसे कोई पैगाम ले लें। जी जी डॉक्टर साहब, आपने तो सुना सुहा जो फरमा रही है। जाहिर बात है कि एक प्रोफेशन है आपका, फिर उसके साथ साथ ये एक अलग शौक है, उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो क्या नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम यही है कि इंसान को हमेशा कोई ना कोई स्किल उसके पास होनी चाहिए। डॉक्टर्स और भी बहुत सारे होंगे, इंजीनियर बहुत सारे, जो हमने नहीं बुलाया, आपको इसलिए बुलाया कि कमाल। जी बिल्कुल, ये चीज़ है ना कि आपके पास ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए कि आप उसमें स्टैंड आउट करें ना, कि आप जहाँ पे भी जाएं कि लोगों को पता चले कि यार ये बंदा यूनिक है। और यूनिक किस वजह से? आपके पास एक स्किल हो।
तो स्किल लाजमी, कोई भी स्किल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप रबाबी, आपको और भी पेंटिंग हो सकती है, स्केचिंग हो सकती है, गाना हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है। तो स्किल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे भी आपके पास स्किल होगी तो आप हमेशा स्टैंड आउट करेंगे अपने लोगों में। बहुत और बहुत उसमें जबरदस्त आपके पास स्किल होंगी तो दुनिया के हाँ उसमें ये है कि आपकी अपनी टेंशन रिलीज करने के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है ये। आप मतलब इतने मरीज देखते हो, परेशानियां लोगों की देखते होगे, तो जब अगर आपके पास स्किल होगी तो वो आपको, खासतौर पर रबाब जैसी, तो वो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको टेंशन रिलीज करने में। सर पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन आप जो है ना वो इस पे आप अपनी निकाल सकते हैं ना, आप रिलैक्स हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है, आप इजी फील करते हैं एक ऐसा काम करके जिसका आपको शौक हो। और वैसे भी आसपास का जो माहौल होगा, जो डॉक्टर होंगे वो भी थके हारे बैठे होंगे और आप जब खड़काएंगे तो वही वैसे भी वो जाहिर बात है कि वो जिस तरह वो कह रही कि अभी रूह जो है, रूह की ग़िज़ा है मौसीकी, रबाब तो वैसे ही कमाल, जब आप इसका तड़का लगा, और खासकर फिर पश्तो मौसीकी जो लोग नहीं समझते वो भी सुनते हैं। अक्सर हम देखते हैं, मैं पंजाब की कई शादियों पे अक्सर हमें जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर ये होता है कि पंजाबी जो हमारे भाई हैं उनको समझ नहीं होती, लेकिन पश्तो की मौसीकी कहीं ना कहीं उसकी धुनें जो है वो हमें सुनाई देती है। ऐसी है। अच्छा, फैमिली के रिएक्शंस क्या होते हैं डॉक्टर हारिस इस हवाले से? फैमिली लाइक वेरी गुड कि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और फिर साथ साथ उनको एंटरटेन भी करते हैं घर में? फैमिली की तरफ से बड़ी सपोर्ट है, उन्होंने कभी मना नहीं किया। अच्छा। मतलब फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, और खासकर मदर की तरफ से ना उन्होंने बड़ा जो है वो मतलब सपोर्ट किया इसमें, उन्होंने कभी मतलब इस पे कोई वो नहीं। अच्छा, वैसे आपका ताल्लुक भी खूबसूरत इलाके से, दीर से, कुमराट के करीब आपका इलाका है। तो ये बताइए कि हुजरा सिस्टम वहाँ पे भी है पठानों में, वहाँ पे हमारे इलाकों में भी हुजरा सिस्टम होता है? कभी वहाँ के बुजुर्गों ने डिमांड की यार हुमायूं को बुलाओ हुजरे में, थोड़ा सा रबाब भी सुना दे हमें? बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट ही हुजरों का है ना, हुजरों में बेसिकली ये प्ले किया जाता है। वहाँ पे हुजरों में मतलब हमारे पठानों में मशहूर है या बंदूक होती है या रबाब होता है। तो ये चीज मस्ट है हमारे हुजरों में, हुजरों की ये जान है ना। वहाँ पे जब भी बड़े सारे एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पे ये लाजमी मतलब यूज होता है, बचता है, काफी लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि मैं रहता पिंडी में हूँ तो इसलिए मेरा आना जाना भी इतना ज्यादा नहीं है वहाँ पे, और फिर सेकेंडली स्टडीज होती हैं तो मुझे उस तरह मौका नहीं मिला हुजरों में प्ले करने का। लेकिन ये हुजरों में प्ले बहुत ज्यादा किया जाता है हमारी साइड पे। कमाल है जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरमीत, थैंक यू सो मच डॉक्टर हारिस। और बड़ी ज़बरदस्ती हमने तो आपकी सुबह बना ली और हमारा शो हो गया है अब ख़त्म। वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे, ब्रांड न्यू डे बिकॉज इट्स फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे। तो अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें ताकि आपका पूरा वीक अच्छा गुजरे। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।